हेलो दोस्तों, मैं देव भावी क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हम राजस्थान इतिहास का अध्ययन कर रहे थे और राजस्थान इतिहास के अध्ययन के अंतर्गत हमने इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों के अंतर्गत हमने पुरातात्विक स्रोतों के बारे में हम अध्ययन कर चुके थे। उसके बाद में हमारा जो साहित्यिक स्रोतों का जो टॉपिक है उसमें से हमने कुछ साहित्यिक स्रोतों के बारे में हमने पिछली क्लास में हमारी में अध्ययन कर लिया था। अभी जो आज हम जिस साहित्यिक स्रोत के बारे में बात करेंगे वो है प्राकृत भाषा के ऐतिहासिक स्रोत या जैन साहित्य या राज साहित्य। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक कौन सा है? तो आज है प्राकृत भाषा के ऐतिहासिक साहित्य। प्राकृत भाषा के ऐतिहासिक साहित्य या जैन साहित्य या रास साहित्य। ठीक है, तो आज हम अपनी क्लास में प्राकृत भाषा के ऐतिहासिक साहित्य, जैन साहित्य या रास साहित्य के बारे में आज अपनी क्लास में हम अध्ययन करेंगे। तो पहली चीज तो ये कि जो राज साहित्य है या जैन जो साहित्य है इसकी जहां शुरुआत अपन माने तो इसकी शुरुआत जो राजस्थान में हुई है, राजस्थान में इसकी शुरुआत हुई है 905 ईस्वी से। ठीक है, 905 ईस्वी में यहां पे एक लेख लिखा गया था जिसका नाम था रिपुधारण रास। रिपुधारण रास। ठीक है, रिपुधारण रास कब लिखा गया था? 905 ईस्वी में। 905 ईस्वी में इसको जो लेखन का जो कार्य किया है वो जैन कवियों के द्वारा किया गया है। और जैन कवि जो लिखे हैं वो कहां के थे? वो उनकी बात करें अपन तो वो भीनमाल जालोर में पड़ता है। भीनमाल से के जैन कवियों द्वारा ये लिखी गए हैं। ठीक है, भीनमाल के जैन कवि द्वारा 905 ईस्वी में इसका लेखन का कार्य किया है। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन राज साहित्य है। ठीक है, यह राजस्थान का सबसे प्राचीन राज साहित्य है। कौन सा? रिपुधारण रास। अब मैं बात करूं जो राज साहित्य, रास क्या होता है? अगर रास के बारे में बात करें तो देखिए जो रास शब्द है, रास शब्द की व्याख्या अगर अपन देखें तो देखिए जो रास शब्द है, रास शब्द का मतलब होता है जैसे कि अपन बात करें कि जैसे कि रास लीला मनाना। अपन कहते हैं ना आज भी वर्तमान में कि रास वो तो रास लीला मना रहा है। रास लीला का मतलब क्या है? नाच गाना या नौटंकी कलाकारी करना या अभिनय करना। ठीक है, तो उसी को कहते हैं रास। तो इस रास में क्या क्या आता है उसके बारे में बात करें तो नृत्य हो गया, गायन हो गया, एवं इसके अलावा अभिनय करना। ठीक है, तो नृत्य, गायन और अभिनय इन तीनों की काउंटिंग किसमें की जाती है? तो रास में। तो रास साहित्य का मतलब क्या हो गया? नृत्य, गायन एवं अभिनय। ठीक है, इसी साहित्य के अपन बारे में बात कर रहे हैं, रास साहित्य के बारे में। अब हम बात करें आगे रास साहित्य के बारे में। तो जो रास साहित्य है या जो जैन साहित्य है
जो जैन साहित्य है उसके जो राजस्थान में भंडारण, जो इसके संग्रहण का भंडारण जो प्राप्त हुआ है अपन को, वो राजस्थान में अपन को 3 जगहों से इसका भंडारण प्राप्त होता है। और वो 3 जगह कौन कौन सी जगह है? तो एक तो है जैसलमेर, ठीक है, एक है बीकानेर और एक है सांदड़ी, ठीक है। इन 3 जगहों से राज साहित्य या जैन साहित्य के संग्रहण के भंडार मिले हैं। और मैं अब इनके बारे में बात करूं कि जो साहित्य अपन को प्राप्त हुआ है उससे अपन को जानकारी क्या क्या प्राप्त होती है। तो देखिए, जानकारी के बारे में अगर जब हम बात करते हैं तो इससे अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो जानकारी प्राप्त होती है मध्यकालीन राजस्थान की या मध्यकालीन राजस्थान के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक व सांस्कृतिक जीवन, ठीक है। तो मध्यकालीन जो राजस्थान का जो सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक एवं सांस्कृतिक जो जीवन है उसके बारे में अपन को राज साहित्य से जानकारी प्राप्त होती है। ये जो जानकारी ज्यादातर राज साहित्य में, जो पहली चीज तो ये कि एकमात्र जो 905 ईस्वी में रिपुदारण जो राज प्राप्त हुआ है वो 10वीं शताब्दी का राज साहित्य है। उसके बाद में जो राज साहित्य जो भी प्राप्त हुआ है वो राजस्थान में कौन सी शताब्दी से प्राप्त होता है? तो वो 14वीं शताब्दी के, ठीक है। ज्यादातर जो राज साहित्य प्राप्त हुए हैं कब के प्राप्त हुए हैं? 14वीं शताब्दी के। 10वीं शताब्दी से लेके 11वीं, 12वीं और 13वीं शताब्दी में, इस शताब्दियों में राजस्थान में राज साहित्य अभी तक कोई प्राप्त हुआ नहीं है। आगे की कह नहीं सकते कि इस समय लिखा गया है या नहीं लिखा गया है, पर अभी तक जो उनको साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं या जो राज साहित्य प्राप्त हुए हैं उनमें से उस समय के बीच के नहीं है। ज्यादातर कब के हैं? तो 14वीं शताब्दी के बाद के हैं। अब में अपन बात करें जो इन साहित्य के वर्तमान में स्थिति होने की, तो वर्तमान में ये जो जहां पे है उस जगह के अगर बारे में बात करें अपन, तो ये जगह है जयपुर में महावीर पुस्तकालय में, ठीक है। जयपुर के महावीर पुस्तकालय में अभी वर्तमान में भी ये सुरक्षित संग्रहित है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें कि जो मध्यकालीन जो राज साहित्य है, राज साहित्य का देखिए राजस्थान में ज्यादा अध्ययन किया हुआ नहीं है, इसके बारे में ज्यादा शोध कार्य अभी तक हुआ नहीं है इसका। हालांकि फिर भी उसके अलावा भी मैं एक नाम बताता हूं आपको, जैसे कि डॉक्टर केसी जैन है। डॉक्टर केसी जैन ने इसका अध्ययन किया है और उसके बारे में अपन को काफी थोड़ी बहुत नॉलेज भी दी है और कुछ ग्रंथों के बारे में उन्होंने बताया भी है। उसके बाद में अपन बात करते हैं इसके बारे में और भी जो जानकारियां हैं उसके बारे में। जैसे कि हम बात करें जो राज साहित्य है, राज साहित्य की अगर भाषा के बारे में बात करें तो राज साहित्य की जो भाषा है, वो राज साहित्य की भाषा कैसी भाषा है? तो वो राजस्थानी भाषा या संस्कृत भाषा, ठीक है। कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? या तो राजस्थानी भाषा में है या है संस्कृत भाषा में। हालांकि कुछ राज साहित्य अपन को गुजराती भाषा में भी प्राप्त हुए हैं, राजस्थान के अंतर्गत है, पर जो ज्यादातर जो राज साहित्य प्राप्त हुए हैं वो राजस्थानी या संस्कृत भाषा में अपन को प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में अब अपन एक करके राज साहित्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो देखिए अपन अब एक करके सभी राज साहित्य के बारे में हम अध्ययन करेंगे।
तो जो अपना पहला जो राज साहित्य लेखक हैं वो कौन है? तो वो है कक्कड़ सूरी। कक्कड़ सूरी के साहित्य या कक्कड़ सूरी के लेख। ठीक है, अपन कक्कड़ सूरी के लेख के बारे में जब बात करते हैं तो कक्कड़ सूरी का जो साहित्य है, तो कक्कड़ सूरी का जो प्रमुख ग्रंथ है इनके द्वारा लिखा हुआ, उसका नाम है नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध। ठीक है, नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध। कक्कड़ सूरी ने इस ग्रंथ की रचना की। इस ग्रंथ की रचना कब की? तो 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में इस काव्य की रचना की थी। और ये किस भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है? तो ये है संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा में इन्होंने लिखा है। और देखिए, जो कक्कड़ सूरी ने जो साहित्य ग्रंथ लिखा था, ये किसके ऊपर आधारित करके लिखा है? तो उसके बारे में अपन बात करें तो एक धर्मावलंबी है जिनका नाम है समरसेन। कौन है? समरसेन। समरसेन ने एक मंदिर का निर्माण किया था, उसका नाम था शत्रुंजय मंदिर है। इस मंदिर का इन्होंने निर्माण कराया था। इसी निर्माण के कार्य को और इन्हीं को समरसेन को कथानक बना के अपनी कथा का कथानक बना के और कक्कड़ सूरी ने नाभिनंदन जीर्णोद्धार प्रबंध का ग्रंथ का लेखन का कार्य किया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करें, देखिए जो इन्होंने कक्कड़ सूरी ने इसके बाद में जिस जगह का इसमें विवरण किया है उसके बारे में अगर अपन बात करें तो एक तो इसमें देखिए ओसिया का और एक किराड़ का, इन दोनों जगहों के इसमें वर्णन किया है। और इन दोनों जगहों को लेके इन्होंने कहा है कि जैसे जो नगर थे, ऐसे नगरों के जो वहां का जो आर्थिक एवं धार्मिक जीवन, ठीक है, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन का इन्होंने इसमें चित्रण किया है। उसके अलावा देखिए अपन को जो इसमें और क्या जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में बात करें तो जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, अलाउद्दीन खिलजी का जो दरबार है, दरबार का इन्होंने विवरण दिया है। दरबार के अलावा इसके दरबारियों का इसमें वर्णन दिया है। और उसके अलावा देखिए जो तुर्की अमीर हैं, तुर्की अमीरों का इन्होंने इसमें विवरण किया है। उनके चरित्र, उनके जो व्यवहार है, उनके सबके बारे में इसमें वर्णन किया है। तो कक्कड़ सूरी ने जो अपना जो अभिनंदन जो जीर्णोद्धार प्रबंध है, इसमें देखिए एक तो लिखा है समरसेन द्वारा एक मंदिर का निर्माण किया, तो इसको कथानायक बना के उसके बाद में उसके जो मध्यकालीन है उसके बारे में पूरा इतिहास लिखा। उसके अलावा जो ओसिया और किराड़ है, इन दोनों जगहों के या ये कहें कि ऐसे नगरों का नगर है ये दोनों, ठीक है, उस समय के नगर थे। और इन जैसे नगरों की जो आर्थिक एवं धार्मिक जो जीवन है, इन जीवन के बारे में इसमें पूरा विवरण दिया है। उसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार, उसके दरबारी और उसके जो तुर्की अमीर हैं, उन तुर्की अमीरों का इसमें पूरा विवरण दिया है। तुर्की अमीरों का कैसा तो उनका व्यवहार था, उनका कैसा चरित्र था, उसके बारे में इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिए एक इसमें हमको जानकारी प्राप्त होती है जो वैश्य वर्ग है, वैश्य वर्ग के बारे में भी हमको इसमें जानकारी प्राप्त होती है। वैश्य वर्ग के बारे में भी, उसके पूरे चरित्र और उसके पूरे जीवन के बारे में इसमें कक्कड़ सूरी ने पूरा लिखा है।
जो एक वैश्य वर्ग के बारे में लिखा है, एक व्यापारी वर्ग के बारे में। किसके बारे में? व्यापारी वर्ग। व्यापारी वर्ग के बारे में भी इसमें पूरा जानकारी अपन को प्राप्त की है कक्कड़ ने। और व्यापारी वर्ग का जो सामान्य जो लोग हैं, ठीक है, सामान्य लोगों से जो इनका व्यवहार है, जो इनका चरित्र है व्यापारी वर्ग का, उसके बारे में भी इसमें अपन को पूरा वर्णन मिलता है। ये सारी जानकारी आपको किसके बारे में मिलती है? कक्कड़ के साहित्यिक स्रोतों के बारे में। तो देखिए कक्कड़ के साहित्यिक स्रोतों के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त होने की वजह से इसको एक भी बात कही जाती है, जो कक्कड़ की जो रचना है उसके लिए कहा जाता है कि जो 14वीं शताब्दी है, कौन सी शताब्दी? 14वीं शताब्दी, ठीक है। 14वीं शताब्दी के लिए ये कहा जाता है कि जो दक्षिण पश्चिमी भारत है, राजस्थान है, कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान, दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जीवन का चित्रण इन्होंने कर दिया है। ये कहा जाता है कि कक्कड़ द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसमें 14वीं शताब्दी का जो दक्षिणी पश्चिमी जो राजस्थान है, दक्षिणी पश्चिमी, उस दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक जो जीवन है उसका पूरा इसमें चित्रण है, उसका पूरा विवरण इसमें हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये सारी जानकारी हमको किसके बारे में प्राप्त होती है? कक्कड़ के साहित्य के बारे में, ठीक है। उसके बाद में अपन अगले साहित्य के स्रोत के बारे में बात करते हैं। तो देखिए उसके बाद में जो अपना जो अगला जो टॉपिक है, अगला जो लेखक है वो कौन है? तो वो है नैन चंद्र सूरी का साहित्य, ठीक है। नैन चंद्र सूरी का साहित्य। अब देखिए नैन चंद्र सूरी द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, जो महाकाव्य लिखा है, इन्होंने एक महाकाव्य की रचना की है और उस महाकाव्य का क्या नाम है? तो उस महाकाव्य का नाम है हमीर महाकाव्य। हमीर महाकाव्य की इन्होंने रचना की है और हमीर महाकाव्य की रचना का जो समय है, ये रचना इनके 14वीं शताब्दी के अंत तक लिखी गई है, ठीक है। तो हमीर महाकाव्य कब लिखा गया है? तो 14वीं शताब्दी के अंत तक इसका लेखन का जो कार्य है वो कंप्लीट कर लिया गया था। अब देखिए जो ये अपन हमीर महाकाव्य के बारे में बात करें तो ये कैसा काव्य है? तो ये ऐतिहासिक काव्य है, ऐतिहासिक महाकाव्य, ठीक है। ऐतिहासिक महाकाव्य है और ऐतिहासिक इस महाकाव्य में जो नैन चंद्र सूरी है, नैन चंद्र सूरी ने जहां के बारे में इसमें ज्यादातर जो जानकारी उनको दी है वो कहां के बारे में दी है? तो वो है रणथंभौर के बारे में, ठीक है। रणथंभौर के जो चौहान वंश हैं, कौन सा वंश है? चौहान वंश के बारे में इसमें जानकारी दी है। और चौहान वंश में भी जो विशेष तौर पे जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो कौन है? तो वो है हमीर देव चौहान के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। पर इन्होंने जो पूरी जो जानकारी दी है, ज्यादातर तो जानकारी इसमें रणथंभौर के जो चौहान वंश है उनकी पूरी जानकारी दी है, पर विशेष तौर पे जो जानकारी प्राप्ति होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो वो है हमीर देव के बारे में इसमें अपन को खास तौर पे जानकारी प्राप्ति होती है। उसके बाद में अपन देखिए बात करें तो जो राजपूत राजा हैं, कौन? राजपूत राजाओं के जो सैन्य
प्रबंध हैं। कौन से प्रबंध? सैन्य प्रबंध। सैन्य प्रबंध इनका कैसा था इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा देखिए जो तुर्की है, तुर्की एवं अफगान, ठीक है, तुर्की एवं अफगान के जो संपर्क में आने के बाद में इनके जो सैनिक प्रबंध हैं, सैनिक प्रबंध में जो इनकी कमियां थी उनको कैसे दूर किया है, यह भी नैनचंद्र सूरी ने बताने की कोशिश की है या उसको भी बताने का पूरा प्रयत्न किया है। जो सैन्य प्रबंध है जो इनका पहले कैसा था और बाद में इनके संपर्क में आने के बाद में इनका कैसा हो गया है, उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी देने का प्रयास किया है। उसके अलावा देखिए इसमें जो जानकारी प्राप्त होती है कि जो एक राजा है, ठीक है, राजा का धर्म कर्तव्य या धार्मिक कर्तव्य अपन कहें तो राजा के धार्मिक कर्तव्य, धार्मिक कर्तव्य के बारे में भी इन्होंने बताया है, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करते हैं जो इसमें नैनचंद्र सूरी का जो विशेष जो इनका जो फोकस था या मैं कहूं कि इनका जो विशेष ध्यान था उसके ऊपर अगर बात करें तो देखिए इनका विशेष ध्यान किसके ऊपर था, तो विशेष ध्यान था इसका हमीर देव पर, ठीक है। तो हमीर देव के बारे में, हमीर देव की पूरी इतिहास इन्होंने लिखा है, हमीर देव की पूरी राजनीतिक उपलब्धियों के बारे में इन्होंने पूरी जानकारी अपन को प्राप्त की है। इसके अलावा जो हमीर देव के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे अन्य राजनीतिक उपलब्धियों के अलावा वो सारी जानकारियां भी इसमें अपन को प्राप्त होती है। इसके अलावा जो उस समय की देखिए अब एक इसमें एक वो जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय की जो सामाजिक प्रथाएं थी वहां पे, सामाजिक प्रथाओं और जो उस समय का जो रीति रिवाज है, रीति रिवाज, रहन सहन आदि के बारे में भी नैनचंद्र सूरी ने लिखा है। तो ये सारी जानकारियां हमको प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए जो ये हमीर महाकाव्य है, हमीर महाकाव्य 14 सर्गों में विभाजित है। कितने सर्गों में है? 14 सर्गों में। 14 सर्गों का मतलब पहले भी बताया था, 14 सर्ग का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो 14 भागों में ये विभाजित है और इसके जो 13वां और 14वां सर्ग है, कौन सा सर्ग? 13वां व 14वां जो सर्ग है, इन दोनों सर्गों में अतिथि सत्कार के लिए, अतिथि सत्कार के बारे में जानकारी दी हुई है। हालांकि इसके अलावा देखिए इसमें इस काव्य के लिए ये कहा जाता है कि इस काव्य में काफी जानकारियां, अर्थविहीन जानकारियां भी अपन को प्राप्त होती है। फिर भी ये रणथंभौर के जो चौहान वंश है उनका इतिहास जानने के लिए काफी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसके बाद में अपन अगले तो देखिए भाई जो अपनी जो नेक्स्ट जो लेखक है उनका नाम है सोमसूरी का साहित्य। किसका साहित्य? सोमसूरी का साहित्य, ठीक है। सोमसूरी के साहित्य के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। तो सोमसूरी के जो लेखक है, सोमसूरी का जो लेखक का इनकी जो कृति है, इनके द्वारा रचित जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है सोम सौभाग्य महाकाल। कौन सा है? सोम सौभाग्य महाकाल, ठीक है। सोम सौभाग्य महाकाल ये इनके द्वारा रचित
ग्रंथ है या इनकी रचना है सोमसूरी की। और ये ग्रंथ की जो रचना है ये कब की गई है, इस ग्रंथ की रचना, तो इस ग्रंथ की रचना की है 15वीं शताब्दी में। ठीक है, इस ग्रंथ की रचना कब की गई है, तो 15वीं शताब्दी में इस ग्रंथ की रचना की गई है। और इस ग्रंथ से देखिए, इस ग्रंथ में जो अधिकांश जो जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो सामाजिक में सांस्कृतिक जीवन, सामाजिक में सांस्कृतिक जीवन के बारे में इसमें ज्यादातर जानकारी अपन को प्राप्त होती है। और इसके अलावा देखिए, इसको जो पढ़ने के, अगर इस ग्रंथ को अगर पढ़ो अच्छे से अध्ययन करते हैं अपन, इसके अध्ययन में अपन को जो जिसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो वो है महाराणा कुंभा। ठीक है, महाराणा कुंभा की जो उपलब्धियां हैं, महाराणा कुंभा के द्वारा जो कार्य किए गए हैं उनकी जानकारी भी सोमसूरी के जो साहित्य हैं, सोम सौभाग्य महाकाल, इससे अपन को प्राप्त होती है। इसके अलावा देखिए अपन बात करें, इसमें एक नाम दिया हुआ है, इसमें नाम है देवाकुल पट्टका, देवाकुल पट्टका। ठीक है, देवाकुल पट्टका का नाम इसमें दिया हुआ है। देवाकुल पट्टका का इसका मतलब क्या है, ये एक प्राचीन जगह का नाम है देवाकुल पट्टका। वर्तमान में अगर अपन बात करें तो इसका नाम है देलवाड़ा। ठीक है, देलवाड़ा का नाम तो सभी ने सुन रखा भी होगा। देलवाड़ा जगह के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है देवाकुल पट्टका। और देलवाड़ा की जो यहाँ की जो धार्मिक आर्थिक में व्यापारिक गतिविधियों की इसमें जानकारी प्राप्त होती है। कहां की, देलवाड़ा की। अब देखिए, जो सोमसूरी है, सोमसूरी के अनुसार जो देलवाड़ा जो जगह है, देलवाड़ा जगह व्यापार के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें खास तौर पे जो कपड़ा व्यापार है, कौन सा व्यापार, कपड़ा व्यापार, कपड़ा व्यापार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि यहाँ जो कपड़ा जो प्राप्त होता था वो एक तो स्वदेशी व विदेशी, स्वदेशी और विदेशी दोनों ही कपड़ा यहाँ से प्राप्त होता था। और कहा जाता है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो बहुत ही दक्ष व्यापारी थे, मतलब कि बहुत ही कुशल व्यापारी थे। उसके अलावा देखिए, इसमें एक अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो क्या जानकारी प्राप्त होती है कि जो मेवाड़ है, मेवाड़ शैली की राजस्थानी चित्रकला, मेवाड़ शैली की जो राजस्थानी चित्रकला है उसका जो उद्देश्य है, ठीक है, उसके उद्देश्य वह विकास, मेवाड़ शैली की जो राजस्थानी चित्रकला है उसका उद्देश्य और उसके विकास के बारे में भी इसमें अपन को जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सभी जानकारी अपन को किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, तो सोमसूरी साहित्य के। सोमसूरी का कौन सा साहित्य था, सोम सौभाग्य महाकाल। कौन सी शताब्दी का है, 15वीं शताब्दी का। इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है, तो सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में। इसको पढ़ने में महाराणा कुंभा की उपलब्धियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इसमें एक प्राचीन जगह का नाम दे रखा है देवाकुल पट्टका। देवाकुल पट्टका का वर्तमान नाम अगर देखें तो ये वर्तमान नाम कौन सी जगह है, देलवाड़ा। और देलवाड़ा के लिए कहा जाता है कि ये कपड़ा व्यापार के लिए बहुत ही प्रसिद्ध जगह थी। यहाँ पे स्वदेशी और विदेशी दोनों ही तरह के कपड़ा प्राप्त होता था। यहाँ के जो व्यापारी थे वो काफी दक्ष एवं काफी कुशल थे। इसके अलावा जो मेवाड़ शैली है, वहां की जो मेवाड़ शैली की जो राजस्थानी चित्रकला है उसके उद्देश्य और विकास के बारे में अपन को इसमें जानकारी प्राप्त होती है।
उसके बाद में अपन अगले साहित्य के बारे में बात करते हैं, अगले लेखक के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो अपने अगले जो लेखक हैं वो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है समय सुंदर। क्या नाम है? समय सुंदर। समय सुंदर का साहित्य, समय सुंदर के साहित्य के बारे में बात करें तो समय सुंदर ने देखिए 17वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में समय सुंदर ने राजस्थानी व गुजराती भाषा में देखिए जो लोक कथाएं हैं, राजस्थानी और गुजराती भाषा की जो लोक कथाएं हैं, उन लोक कथाओं का संग्रहण करके इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे हैं। कितने ग्रंथ लिखे हैं? 3 ग्रंथ लिखे हैं। 3 कृतियां हैं इनकी। उन तीनों कृतियों में किसका वर्णन है? तो राजस्थानी गुजराती भाषा की लोक कथाओं का संग्रहण है इन 3 कृतियों में। और इनकी जो 3 कृतियां हैं, इनकी 3 कृतियां कौन कौन सी कृतियां हैं, वो इनकी जो समय सुंदर का साहित्य है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि इनकी जो 3 कृतियां हैं वो कौन कौन सी है, वो उसी के बारे में पुनः जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए एक जो इनकी कृति है वो है मेड़ता की। मेड़ता में इन्होंने लिखी है, मेड़ता में लिखा है इन्होंने विक्रम संवत 1672 में। ठीक है, विक्रम संवत 1672 में इन्होंने लिखा है और उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सिमहल सूत्र। ठीक है, जो मेड़ता से जो उनको प्राप्त होती है वो कौन सी है? तो वो विक्रम संवत 1672 ईस्वी की सिमहल सूत्र है। उसके बाद में उन्होंने जो इनकी नेक्स्ट जो कृति है उसके बारे में बात करें तो वो है जैसलमेर में। कौन सी है? तो जैसलमेर में लिखी हुई है। तो जैसलमेर में ये भी विक्रम संवत 1681, विक्रम संवत 1681 में इन्होंने जैसलमेर में एक कृति लिखी है और उस कृति का क्या नाम है? तो उसका नाम है बालक गिरी। ठीक है, ये कहां की है? तो जैसलमेर की। ये विक्रम संवत 1681 में लिखी है। और उसके बाद में देखिए जो इनकी जो लास्ट जो कृति है, लास्ट कृति कहां की है? तो वो है जालोर की। जालोर की इनकी कृति कब लिखी हुई है? तो जालोर की लिखी हुई है इनकी कृति जालोर में लिखी है विक्रम संवत 1695 में। ठीक है, 1695 में जो इनकी कृति है उसका क्या, वो किसके बारे में है? तो चंपक सेठ की कहानी है। जालोर के एक सेठ है चंपक सेठ, उनकी कहानी है इसमें। इन 3 लोककथाओं, इन 3 कृतियों की रचना की है। इन तीनों में देखिए राजस्थानी भाषा और गुजराती भाषा की जो लोककथाएं हैं उनका संग्रहण मिलता है उनको। ठीक है, तो ये इनकी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं, जो समय सुंदर है, समय सुंदर द्वारा जो लिखी गई है वो 3 कृतियां हैं। वो राजस्थानी और गुजराती भाषा की जो लोक कथाएं हैं उनका उसमें संग्रहण किया है। एक तो है मेड़ता में विक्रम संवत 1672 में लिखी है और ये सिमहल सूत्र है। एक जैसलमेर में लिखी है
विक्रम संवत 1681 में है, ये बालकगृह है। एक है जालौन की है विक्रम संवत 1695 की, चंपक सेठ की कथा है इसमें। ये तीनों ही किसकी द्वारा लिखी हुई है? तो ये है समय सुंदर का साहित्य है। ठीक है, उसके बाद में अपने अगले साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो अगले साहित्य का जिनका है, तो देखिए अपने जो अगले जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो है हेमरतन। हेमरतन, ठीक है, हेमरतन का साहित्य। तो देखिए हेमरतन का जो साहित्य है, हेमरतन के साहित्य के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो हेमरतन ने दो कृतियां दो चीजें लिखी है, दोनों ही गोरा बादल के बारे में इन्होंने लिखा है। ये क्या कौन कौन सी चीजें हैं? तो एक तो है विक्रम संवत 1645 1645 में इन्होंने लिखी है, वो लिखी, एक तो लिखी है गोरा बादल, गोरा बादल की कृति है इनकी। और उसके 25 वर्ष बाद, कब? 25 वर्ष बाद, मतलब कि विक्रम संवत 1670 में, ठीक है, उसके 25 वर्ष बाद मतलब कि 1670 ईस्वी में इन्होंने लिखा है गोरा बादल चौपाई। ठीक है, गोरा बादल चौपाई लिखी गई है। और देखिए इन दोनों ही जो ग्रंथ हैं, इन दोनों ही ग्रंथों से जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है वो क्या, किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो ये जानकारी प्राप्त होती है जो राजपूतों की जो युद्ध प्रणाली है किसकी? राजपूतों की युद्ध प्रणाली। ठीक है, राजपूतों की युद्ध प्रणाली के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और जो ये जो लेखक है, इसका जो लेखक है ये कहां का निवासी है? तो ये लेखक है लाहौर का, लाहौर निवासी। ठीक है, लाहौर निवासी हेमरतन ने राजपूतों की युद्ध प्रणाली का वर्णन किया है। इसके अलावा देखिए जो इसमें जो नायक इन्होंने जो बनाया है, ठीक है, इन्होंने इनकी जो कहानी में जो नायक बनाए हैं वो नायक समधर्म के समर्थक हैं। ठीक है, कौन से धर्म के? समधर्म, मतलब सभी धर्मों के समर्थक हैं। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करें जो इसमें अपन को एक वर्णन जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में? तो एक होती है महाराणा प्रताप के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। और एक ही जानकारी जो प्राप्त होती है वो साधु जेतमल के बारे में भी इसी ग्रंथ से हमको, इसी साहित्य से गोरा बादल का जो साहित्य है और जो गोरा बादल चौपाई है, इन दोनों से महाराणा प्रताप और साधु जेतपाल है ये। ठीक है, साधु जेतपाल के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद में देखिए अपन बात करें जो इसी, अगर इन कृतियों को अगर अपने आधार बनाए तो जो पद्मिनी की जो कहानी जो अपन सुनते हैं वो कहानी कैसी प्रतीत होती है? तो ऐतिहासिक प्रतीत होती है अपन को, मतलब कि वो घटित हुई प्रतीत होती है अगर इसके अपन अध्ययन करें तो। ठीक है, तो ये सभी जानकारियां हमको हेमरतन का साहित्य से अपन को प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट साहित्य के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जो अपने जो अगले जो लेखक हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है उपाध्याय लभ्योदय। उपाध्याय लभ्योदय का साहित्य। ठीक है, उपाध्याय लभ्योदय का साहित्य के बारे में अपन बात करें तो देखिए जो 17वीं शताब्दी है, 17वीं
17वीं शताब्दी के जो जैन रचयिता हुए हैं, उन जैन रचयिताओं में एक नाम इनका भी आता है, ठीक है, उपाध्याय लभ्योदेका। और इन्होंने जो कृति लिखी है वो कृति है इनकी जो कृति है उसका नाम है मलेर सुंदर चौपाई। कौन सी है? मलेर सुंदर चौपाई, ठीक है, ये इनके द्वारा रचित कृति है मलेर सुंदर चौपाई। अब देखिए जो ये इनके बारे में बात करें तो जो लभ्योदय है ये उदयपुर के, वर्तमान जो उदयपुर है, उदयपुर के दो जगह पे ये रहे हैं और वहां के बारे में इन्होंने लिखा है। तो एक तो है गोगुंदा, ठीक है, एक तो गोगुंदा है और एक है धुवल। इन्होंने गोगुंदा और धुवल है, इन दोनों जगहों के इन्होंने लिखा है। और इसके अलावा देखिए जो इनकी जो ग्रंथ है इनका, उस ग्रंथ से जिनके बारे में जानकारी प्राप्त होती है मठमेल सुंदर से, इसमें गुरु व शिष्य के संबंध के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। किसके बारे में? गुरु व शिष्य के संबंध। गुरु व शिष्य का कैसा संबंध है इसके बारे में उनको इस मलेर सुंदर चौपाई से जानकारी प्राप्त होती है। उसके अलावा अपन बात करें कि जो पद्मनी है, पद्मनी की जो इन्होंने एक और चौपाई लिखी थी, वो कौन सा लिखा है? तो वो लिखा है पद्मनी चरित्र चौपाई। और वो कब लिखी है इन्होंने? तो वो है 1707 विक्रम संवत, ठीक है, विक्रम संवत 1706 और 1707 में इन्होंने पद्मनी चरित्र चौपाई भी इन्होंने लिखा है। ये सभी जानकारी अब उनको उपाध्याय लभ्योदय के बारे में पता चलती है। तो देखिए जो अपना जो नेक्स्ट जो लेखक है वो है दौलत विजय का साहित्य, ठीक है, दौलत विजय का साहित्य। देखिए दौलत विजय का जो साहित्य है, दौलत विजय का साहित्य है वो है कुमान रासो। कौन सा है? तो है कुमान रासो। कुमान रासो से हमको जानकारी जो प्राप्त होती है, तो देखिए जो इसकी लेखन का जो कार्य किया है वो कब का कार्य किया गया है? तो उसका कार्य किया है विक्रम संवत 1767 से 1790। विक्रम संवत 1767 से 1790 के बीच में ये कार्य किया हुआ है कुमार रासो की रचना का कार्य। अब देखिए जो इसमें अपन को जो जानकारी प्राप्त होती है वो किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो इसमें मेवाड़ के गुहिल वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। उसकी वंशावली से अपन को वंशावली अपन को मिलती है। वंशावली के अलावा इसकी जो अपन को जानकारी प्राप्त होती है, जो मेवाड़ के जो जानकारी प्राप्त होती है, तो मेवाड़ की जो सेना है, सेना के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ के दुर्गों के बारे में अपन को जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है, सेना, दुर्ग, यहाँ के हथियार एवं जो अन्य जो जानकारियां हैं यहाँ की, यहाँ के जो राजा हैं उन सभी के बारे में अपन को सारी जानकारी कुमार रासो से प्राप्त होती है। इसीलिए जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ को मेवाड़ का एनल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेवाड़ का एनल्स, ठीक है, मतलब कि मेवाड़ का पूरा ब्यूरा, ठीक है, ये इसको अपन नाम देते हैं। इस ग्रंथ के लिए, इस ग्रंथ में जो एक अन्य जानकारी जो प्राप्त होती है वो वहां के मेवाड़ में जो प्रचलित एक प्रथा है उसके बारे में। वो कैसी प्रथा है? वो सती प्रथा,
सती प्रथा का प्रचलन, सती प्रथा के प्रचलन के बारे में भी इसमें अपन को जानकारी प्राप्त होती है। सती प्रथा के अलावा देखिए जो मेवाड़ का जो रहन सहन है, वहाँ की जो खान पान है, वहाँ की जो वेशभूषा है, उन सब के बारे में भी अपन को कुमार दासों से जानकारी प्राप्त होती है। कुल मिला के यह है कि मेवाड़ का इसमें पूरा चित्रण किया गया है। ठीक है, ये सारी जानकारी अपन को दौलत विजय साहित्य से प्राप्त होती है। उसके बाद में अपन देखिए अपने अभी जो लाल साहित्य है, लाल साहित्य में जो अपने मेन जो लेखक थे उन सभी के बारे में या उनकी जो कृतियां थी उनके बारे में अपन ने अध्ययन कर लिया है। उसके बाद में जैन साहित्य में कुछ और भी कृतियां हैं जिनके बारे में सिर्फ अपन को उनके जो ग्रंथ हैं, उनकी जो कृतियां हैं उनके बारे में और उनके जो लेखक हैं उनके नाम के बारे में पता होना जरूरी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कुछ कृतियों के नाम लिख रहा हूँ, उनके आगे मैं उनके लेखक के नाम लिख दूंगा। ठीक है, ये सर तो अपना जो पहला जो लेखक है, जो ग्रंथ है वो कौन सा है, तो है प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि, ठीक है, प्रबंध चिंतामणि। प्रबंध चिंतामणि के अगर अपने लेखक के बारे में बात करें तो लेखक है मेरु तुंग। कौन है, मेरु तुंग। ठीक है, मेरु तुंग द्वारा लिखी हुई प्रबंध चिंतामणि है। उसके बाद में अपन नेक्स्ट के बारे में बात करें तो दूसरी अपना जो लेखन है वो है कुवलयमाल। कुवेलमाल, ठीक है, कुवेलमाल। इसके जो लेखक हैं उनका नाम है उद्योतन सूरी। कौन है, उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी द्वारा कुवेलमाल लिखा हुआ है। उसके बाद में अपन थर्ड के बारे में बात करें तो थर्ड है अपना प्रबंध कोश। कौन सा है, प्रबंध कोश। प्रबंध कोश, प्रबंध कोश के लेखक कौन है, तो प्रबंध कोश के लेखक है राजशेखर। कौन है, राजशेखर। ठीक है, प्रबंध कोश के लेखक कौन है, राजशेखर। उसके बाद में अपन अगली बारे में बात करें अगले ग्रंथ के बारे में तो अगला ग्रंथ है अपना अमीर मदमर्दन। अमीर मदमर्दन, ठीक है, अमीर मदमर्दन। इसका जो लेखक है अमीर मदमर्दन का, इसने एक ग्रंथ और लिखा है, वो लिखा है कुमारपाल चरित्र। कौन सा है, कुमारपाल चरित्र। कुमारपाल चरित्र, ठीक है। ये दोनों किसने लिखी है, तो ये लिखी है जयसिंह सूरी द्वारा। जयसिंह सूरी, जयसिंह सूरी की ये दोनों काव्य हैं। तो 4 और 5 किसके लिखे हुए हैं, जयसिंह सूरी के। उसके बाद में अपन नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो वो है देसी नाम माल। देसी नाम माल, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा जो दूसरा लिखा हुआ है वो है शब्दानु सासु। शब्दानु शासन। और इन दोनों के जो लेखक हैं, इन दोनों के लेखक हैं हेमचंद्र सूरी। कौन है, हेमचंद्र सूरी, ठीक है। तो ये अपने हो गए अन्य। उनके अलावा भी और भी हैं, उनके भी अपन नाम लिख देते हैं। तो देखिए जो अपने जो बचे हुए और भी हैं उनके हैं 8वें नंबर पे जो अपना ग्रंथ है, 8वें नंबर पे ग्रंथ जो है वो है शिशुपाल वध। कौन सा है, शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, इसके जो लेखक हैं वो कौन है, इसके लेखक हैं माघ। माघ, ठीक है, इसके लेखक हैं माघ। और ये कहां के हैं, तो बीनवाल, बीनवाल के।
ये कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में, संस्कृत भाषा। ठीक है, जिसके बारे में जितने मुझे जानकारी प्राप्त है उतनी अपन बात करते हैं, और जो जितना इंपॉर्टेंट है उतनी बात करते हैं। उसके बाद में देखिए अगली जो अपनी जो साहित्य है उसके बारे में बात करते हैं। तो अगला है अपना चेतावनीरा, चेतावनीरा चुंगटिया। ठीक है, चेतावनीरा चुंगटिया, चेतावनीरा चुंगटिया है, ये किसके द्वारा लिखित है? तो ये है केसरी सिंह बारड। कौन है? केसरी सिंह बारड, केसरी सिंह, केसरी सिंह बारड का। देखिए जो चेतावनीरा चुंगटिया है, चेतावनीरा चुंगटिया काफी बार एग्जाम में आ भी चुका है और ये काफी इंपॉर्टेंट भी है। और एक चीज और है, इस जो किसके लिए लिखी हुई है? तो ये जिसके बारे में लिखी हुई है वो है फतेह सिंह सिसोदिया, फतेह सिंह सिसोदिया के लिए लिखी हुई है ये। ठीक है, चेतावनीरा चुंगटिया। उसके बाद में अपन जो अगली जो अपनी लेख वो है कृति है वो कौन सी है? तो वो है डोला मारूरा दुहा। कौन सी है? डोला मारूरा दुहा। ठीक है, डोला मारूरा दुहा। डोला मारूरा जो दुहा है इसके जो लेखक हैं वो कौन है? तो वो है कवि कल्लोल, कवि कल्लोल। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो अपना जो अगला जो लेख जो है वो कौन सा है? तो वो है पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा छंद। ठीक है, पाबूजीरा छंद, पाबूजीरा जो छंद है इसके लेखक कौन है? तो वो है बिट्ठू मेहा। ठीक है, बिट्ठू मेहा, इनके बारे में आगे में अपन अध्ययन करेंगे, बिट्ठू मेहा जी के बारे में। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करें जो अगले जो लेख है अपना वो है डोला, डोला मारूरी चौपाई। कौन सी है? तो डोला मारूरी चौपाई। ठीक है, डोला मारूरी चौपाई के बारे में अपन बात करें तो जो इसके लेखक हैं वो कौन है? कुशल लाभ। कौन है? कुशल लाभ। ठीक है, कुशल लाभ द्वारा ये लिखी हुई है। उसके बाद में अपन जो अगला जो अपना साहित्य है वो कौन सा है? तो वो है हाला जालारी, हाला जालारी, हाला जालारी। हाला जालारी किसके द्वारा लिखी हुई है? तो ये लिखी हुई है ईसद दास, ईसद दास बारड के द्वारा। ठीक है, ये अपनी एक और हो गई। उसके बाद में देखिए अगली जो अपनी लेखन है वो है पद्मावत, पद्मावत। ठीक है, पद्मावत, पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी। कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, ये सारे ग्रंथ अपन को किसके बारे में प्राप्त होते हैं? जैन साहित्य के बारे में। ठीक है, तो आज अपना यहाँ पे जैन साहित्य या राज साहित्य या अपन बात करें प्राकृत साहित्य के बारे में, तो अपना वो टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। उसके बाद में अपने जो अभी टॉपिक इसमें साहित्य के स्रोतों में दो टॉपिक अभी भी अपने बचे हुए हैं। एक तो बचा हुआ है पारसी भाषा के साहित्य के स्रोत और एक बचे हुए हैं आधुनिक काल के जो इतिहासकार हैं उनके बारे में। ठीक है, और देखिए अपन बात करें जो ये एक चीज और है, जो ये ग्रंथ जो अपने बात की है इन ग्रंथों से जो अपन को जानकारी प्राप्त हुई है वो ज्यादातर कौन सी जानकारी प्राप्त हुई है? तो वो 14वीं शताब्दी से लेके मतलब मध्यकालीन राजस्थान से लेके उसके बाद के बारे में जानकारी अपन को प्राप्त होती है। तो आज अपना ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ है।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ में इसको शेयर अवश्य करें। एवं देखिए आपने अभी भी जो साहित्यिक स्रोत बचे हुए हैं उन साहित्यिक स्रोतों के अध्ययन करने के बाद में अपने सभ्यताओं का टॉपिक भी करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए आज के लिए धन्यवाद।